मैंने पढ़ लेते हैं। कल अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस पढ़े थे। क्या क्या एडवांटेजेस थे बच्चों डीबीएमएस के, बोलो। डेटाबेस मॉडल, यहाँ पे टेबल की फॉर्म में अपन रिकॉर्ड्स को अरेंज करके रखते हैं। टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा अरेंज करके रखते हैं। यहाँ पे तीन की टर्म्स होते हैं, रिलेशन, एट्रीब्यूट एंड डोमेन। रिलेशन का मतलब टेबल, एट्रीब्यूट का मतलब नेम्ड कॉलम, कॉलम का नाम होता है उसे एट्रीब्यूट कह देते हैं। डोमेन मतलब वो कॉलम किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, वो किस में लिखते हैं अपन, डोमेन में लिख देते हैं। जैसे अगर नेम वाला कॉलम है तो अल्फाबेट को एक्सेप्ट करेगा, एज वाला कॉलम है तो वो नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। फिर इसमें कीज पढ़ी थी अपन ने। की क्या होता है, जो पूरी रिकॉर्ड, पूरी रो को यूनिक आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करेगा, उसे कीज कहते हैं। दो तरह की कीज होती है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की जो एक टेबल की एक रिकॉर्ड को, एक ही कॉलम है, वो पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करवाएगा। जैसे आप लोगों का सीआरओ नंबर होता है, तो आपको यूनिक आइडेंटिफाई करवाता है, तो उसे क्या कह देते हैं, प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होती है कि वही जो कॉलम है वो दूसरी टेबल से आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो पहली टेबल में तो उसका रोल प्राइमरी की का, दूसरी टेबल में उसका रोल क्या है, फॉरेन की का। फॉरेन की मतलब ऐसा कॉलम जो दो टेबल को कनेक्ट कर रहा है, उसे अपन क्या कह देते हैं, फॉरेन की कहते हैं। और कुछ नहीं। तो क्या क्या एडवांटेजेस पढ़े थे अपन ने डीबीएमएस के, अब बोलो। फॉर्मेटिंग डेटा शेयरिंग। छोटा पड़ जाता है क्या पानी वानी? गेट में बंद कर देना बेटा। अपन ने बच्चों कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, अपन पीपल पढ़ चुके, अपन कंप्यूटर सिस्टम पढ़ चुके, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देन अपन डेटा पढ़ रहे हैं। डेटा के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, डेटाबेस के मॉडल्स पढ़े चार, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर डीबीएमएस के एडवांटेजेस और डीबीएमएस के डिसएडवांटेजेस पढ़े। डेटा के अंदर ही और कुछ कंसेप्ट होते हैं वो अपन आज पढ़ेंगे, दैट इज बिग डेटा। ये वर्ड कहीं सुना सुना सा लग रहा है। हाँ सुना था, कुछ याद है? बिग डेटा, जो ऑर्गेनाइजेशंस बिग डेटा को काम में लेती हैं उस पे एसपीडीआई के रूल्स नहीं लगते, ऐसा कुछ पढ़ा था। जो ऑर्गेनाइजेशंस बिग डेटा को काम में लेते हैं, वहां पे जो एसबीआई एसपीडीआई के प्राइवेसी पॉलिसी के होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था। अभी रिसेंट में पढ़ा है मैंने, चैप्टर नंबर 1 और टेस्ट भी दिया है आप लोगों ने, फिर भी भूल गए। कौन सा रूल था, रूल नंबर? हाँ 3 था शायद। अच्छा, तो वही बिग डेटा पढ़ रहे हैं। देखो बिग डेटा होता क्या है, पहले कंसेप्ट समझो। जो मैंने अभी तक डेटाबेस पढ़ा, वो क्या होता है, थोड़ा अमाउंट ऑफ डेटा को रख सकता है, जो डे टू डे वर्किंग का आपका डेटा हो रहा है, लिटिल डेटा रख। पर जो बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, उसकी जो बिग बिलियन डे वाली जो सेल आती है, में एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों एक दिन के अंदर ट्रांजेक्शन। जब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपको रखना हो, तो जो नॉर्मल डेटाबेस होता है वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रखने की कैपेसिटी नहीं रखता। इसीलिए एक नया डेटाबेस आया, ये भी एक डेटाबेस ही है, बिग डेटा। यहाँ पे ह्यूज, बहुत 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 सारा डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, बिग डेटा कहते हैं। बिग डेटा जहाँ मैसिवली लार्ज डेटा सेट्स, जो कन्वेंशनल पुराने डेटाबेस नहीं रख पा रहे थे, वो डेटा यहाँ बिग डेटा के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे वाली सेल आती है, उसमें हर घंटे में मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। हेलो, हाँ जी। हाँ,
कौन सा काम है? अच्छा तो मजे करने का डेटा जब अपन को मैथ डेटा सारा डेटा स्टोर करवाना होता है उसके लिए जो कन्वेंशनल डेटाबेस जब इतना सारा डेटा को नहीं रख पाते तो वो अपन किसके अंदर रख देते हैं बिग डेटा के अंदर रख देते हैं। तो फ्लिपकार्ट की जो सेल होती है उसमें इतना सारा डेटा होता है तो उन सारे डेटा को स्टोर और एनालाइज करने के लिए बिग डेटा का कंसेप्ट काम में लिया जाता है। कौन सी इंडस्ट्रीज बिग डेटा का काम में लेती है? हेल्थ केयर कंपनीज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बिग डेटा को काम में लेती हैं अपना इतना सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं बिग डेटा के? एबिलिटी टू प्रोसेस बिग डेटा ब्रिंग्स इन मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप आउटसाइड इंटेलिजेंस भी काम में ले सकते हो अगर आपको डिसीजंस लेने हैं तो। पीछे जाओ बेटा राधिका। अभी भी कोई डिस्टर्बेंस बाकी है क्लास में तो पढ़ लेंगे। अच्छा तो इसलिए आप आगे आके बैठ गए फिर आप लोग कंटिन्यू बातें करते हो। कल की क्लास में लगातार ऑफ दी क्लास यू वर टॉकेटिव। हाँ खड़े थे और उसके बाद जब बिठा दिया था उसके बाद मैंने बहुत जल्दी बिठा दिया था। फिर हाँ क्या हो गया था? अच्छा तो उस 15 मिनट में बात की थी नहीं की थी? फिर वो फिर वो या रह गया डाउट आज भी बाकी है वो चल रहा है। हाँ बच्चे में यहाँ मैं यही चीज हर क्लास में यहाँ बैठती हूँ भगवान ने आंखें दी हैं कान दिया है दिमाग दिया है सब दिया है मुझे भगवान ने। मैं बैठकर बता देती हूँ कौन कब कहाँ पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। अभी राधिका आगे आई है तो आप लोग बातें कर रहे थे अभी भी इसलिए मैंने उसको दोबारा पीछे भेजा अभी भी। और मेरा कोई एम नहीं था टोकने का अगर वो आगे आके आराम से बैठ जाती ना बातें नहीं करती तो मैं उसको बिल्कुल पीछे नहीं बैठती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी कहीं भी कैसे भी बैठो बस पढ़ लो। ये फर्क पड़ता है मेरे को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मेरा यहाँ पे फ्लो छूट जाता है बच्चों। नहीं पढ़ना ना एक्टिंग ही कर लिया करो क्या पढ़ रहे हो। ताकि मेरा फ्लो खराब नहीं हो आप समझते नहीं हो यहाँ टीचर पढ़ाता है उसका ध्यान सब जगह रहता है उसको सब दिखता रहता है उसको लगता है अरे ये बच्चे तो बातें कर रहे हैं क्या पढ़ा देंगे वो। तो और कुछ किसी का बाकी रह गया पढ़ लें। कन्वेंशनल जो पुराने डेटाबेस होते हैं जैसे एसक्यूएल ओरेकल जो ओरिजिनल डेटाबेस होते हैं वो थोड़ा अमाउंट ऑफ डेटा को रख सकते हैं वो उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को नहीं रख सकते उनमें कैपेसिटी नहीं होती। इसीलिए नया डेटाबेस बना उसका नाम क्या है बिग। तो बिग डेटा की हेल्प से बिजनेसेस जो है वो आउटसाइड इंटेलिजेंस कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो भी डेटा अपन यूज में ले सकते हैं और अपने डिसीजंस में काम में ले सकते हैं। आप सोशल डेटा को भी काम में ले सकते हो सर्च इंजन मतलब फेसबुक पे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ट्विटर में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो भी इतना ह्यूज डेटा है तो वो भी बिग डेटा में स्टोर किया जा सकता है उसको हेल्प से अपन अपने बिजनेस की जो भी स्ट्रैटेजीज बनानी है वो स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क इतना सारा डेटा है तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि इस वजह से मुझे रिस्क आ सकता है और इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो सकती है तो पहले से आपको पता चल जाएगा कि ये रिस्क आ सकता है अगर कोई रिस्क आने वाला है तो। क्लास थ्री बारिश में ड्रा कोचिंग के आगे लग रहा था
मैं पागल दिखती हूँ, इतनी हूँ नहीं बेटा, बैठो। मैम वो है तो बिग डेटा के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इससे अपन आउटसाइड इंटेलिजेंस को कम बिजनेसेस बिग डेटा की जो बिग डेटा रखते हैं, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रखते हैं, तो बाहर की इंटेलिजेंस भी काम में ले सकते हैं और अपने डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पे सर्च इंजन के डेटा को भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसकी हेल्प से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हो। तो कोई लिस्ट आने वाला है तो वो पहले से आपको पता चल जाता है। बिग डेटा की हेल्प से आप कस्टमर की सर्विसेज को भी इंप्रूव कर पा रहे हो। कैसे बच्चों? पहले कस्टमर को रिस्पॉन्ड करने के तरीके अलग थे। पहले वो लोग मेल भेजते थे, फिर 10 दिन बाद वो चेक होता था, फिर रिस्पॉन्ड करते थे। अब तुरंत कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा था पहले, सीआरएम, तुरंत कस्टमर को रिस्पॉन्ड किया जाता है, उसको तुरंत सर्विसेज दी जाती है। तो पहले के जो फीडबैक सिस्टम्स थे वो आजकल नए सिस्टम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। आजकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज काम में ली जाने लगी है टू रीड एंड इवैल्यूएट द कस्टमर रिस्पॉन्स। ये क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे यूट्यूब है बच्चों। यूट्यूब के पास खुद के पास फैसिलिटी है कि यूट्यूब पे अपन ये कर सकते हैं, फीचर सेट कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस खराब है और कौन से कमेंट्स अच्छे हैं। जो कमेंट्स अच्छे हैं वो तो हमें दिखाओ, जो खराब बहुत ज्यादा खराब है वो हमें मत दिखाओ, या वो लास्ट में दिखाओ। ऐसा कुछ सॉर्टिंग की कैपेबिलिटी अपने आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। तो वो खुद कस्टमर के रिस्पॉन्स पढ़ सकता है और खुद उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने आप ये सारा काम हो जाता है। एंड थर्ड इसका बेनिफिट है बिग डेटा का, दैट इज बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आपकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप बिग डेटा और डेटा वेयरहाउस को मिला दोगे, डेटा वेयरहाउस भी इस काइंड ऑफ अ डेटाबेस जहां डेटा रखा जाता है, अभी नेक्स्ट अपन यही पढ़ेंगे। तो अगर इन दोनों को मिला दोगे तो इससे आप ऑफलोड कर सकते हो जो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। ऑफलोड मतलब जो डेटा काम नहीं आ रहा उसको हटा दो, और सिर्फ जो काम का डेटा है उसी पे अपन अगर काम करेंगे तो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। बिग डेटा के ये बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि बिग डेटा का पहला बेनिफिट क्या है? आउटसाइड इंटेलिजेंस को काम में लोगे तो आप डिसीजन ले सकते हो। आप सोशल मीडिया के डेटा को काम में लेकर स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, एंड अगर कोई रिस्क आने वाला है तो उसके लिए पहले से ही आप तैयार रह सकते हो, पहले से ही पता चल जाएगा ये रिस्क आने वाला है। डीआरएम की हेल्प से पहले से ही पता चल जाता है ये रिस्क आ सकते हैं। फिर इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। तो ट्रेडिशनल फीडबैक सिस्टम थे वो रिप्लेस हो गए नए सिस्टम से, अब एआई टेक्नोलॉजी आ गई। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें कंप्यूटर खुद कस्टमर का रिस्पॉन्स को रीड कर उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर बिग डेटा को और डेटा वेयरहाउस को दोनों को मिला दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो जो इनफ्रीक्वेंटली डेटा है जो काम नहीं आ रहा उसको ऑफलोड कर दो, उसको हटा दो। आपके पास सिर्फ काम का डेटा बचेगा तो उस पे आप अपनी एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर सकते। ये एक नई टेक्नोलॉजी है बिग डेटा। नेक्स्ट अपन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज डेटा वेयरहाउस। ये क्या होता है डेटा वेयरहाउस? वेयरहाउस का मतलब क्या होता है बच्चों? गोदाम, जहाँ चीजों को रखा जाता है, जहाँ डेटा को रखा जाता है उसे डेटा वेयरहाउस मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ डेटाबेस जहाँ डेटा को रखा जाता है। अब यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रखा जाता है। ह्यूज मतलब कितने भी सालों का डेटा है। सपोज मैकडॉनल्ड्स की बात करें, अगर मैकडॉनल्ड्स के ऑल ओवर द इंडिया 50 ब्रांचेस हैं, तो उन 50 ब्रांचों का मैकडॉनल्ड अगर 10 सालों से एग्जिस्ट करता है तो पूरे 10 साल का और 50 ब्रांचों का सारा डेटा डेटा वेयरहाउस में रखा जा सकता है। जितनी भी ब्रांचेस जितने भी सालों से वो एग्जिस्ट कर रहा है, ए टू जेड डेटा आप डेटा वेयरहाउस में रखते हो। डेटा वेयरहाउस की हेल्प से वो डेटा को फिर जो अपन को काम का डेटा होता है वो निकाल लेते हैं, उसकी हेल्प से अपन ट्रेंड्स और पैटर्न्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, इतना सा है, जगह देख के बना लेना डेटा वेयरहाउस के लिए। ये आप एग्जाम में भी बनाकर आ सकते हैं डायग्राम जो मैं बना रही हूँ। आपका सीआरएम का डेटा, आपका बिलिंग का डेटा, आपका ईआरपी का डेटा, आपकी फाइल्स का डेटा,
क्या डेटा वेयर हाउस में कहीं से भी डेटा आगा सीआरएम से बिलिंग से ईआरपी फाइल से तो कुछ एग्जांपल ले लिए जहां अलग अलग जगह डेटा स्टोर होता है सारा डेटा एक्सट्रैक्ट होता है ट्रांसफॉर्म होता है लोड होता है इनका मतलब समझेंगे कि वो डेटा वेयर हाउस में जाता है और उस डेटा से अपन रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं डेटा माइनिंग भी कर सकते हैं वो भी क्या होता है वो सब अपन अभी पढ़ेंगे डेटा वेयरहाउस यहाँ पे एक या एक से ज्यादा जो भी डेटाबेसेस हैं सबसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करा जाता है उसको डेटा वेयरहाउस में डाल दिया जाता है जो खुद एक डेटाबेस है डेटा को स्टोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए वहां से डेटा डाल दिया जाता है मतलब जितने भी डेटाबेसेस हैं इन सबसे डेटा उठाया और उस डेटा को उठाकर किसमें डाल दिया अपन ने डेटा वेयरहाउस में डाल दिया वो खुद भी एक डेटा process of extracting from source system and bringing it to some data warehouses जब उसको एक्सट्रैक्ट कर कर डेटा वेयरहाउस में डालते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या होता है ETL दैट इज एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड एक्सट्रैक्शन मतलब पहले उठाओ अलग अलग जगह से डेटा उठाया फॉर एग्जाम्पल मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग डेटाबेस से डेट उठाया एक का फॉर्मेट था DD MM YY दूसरे का फॉर्मेट था MM DD YY तीसरे का फॉर्मेट था वाई बाय एम एम डी डी एंड सो ऑन सबके अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं तो आपने अलग अलग जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया ट्रांसफॉर्म मतलब सबको अपन कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं लाइक डी डी एम एम वाई बाय दिस इज माई कॉमन फॉर्मेट और फिर उसी डेटा को अपन ने डेटा वेयरहाउस में लोड कर दिया तो जो अलग अलग डेटाबेसेस हैं लाइक सीआरएम है ईआरपी है सबके अपने डेटाबेसेस हैं तो वहां से अपन ने डेटा उठाया सबका फॉर्मेट ऑफ कीपिंग द डेटा अलग अलग हो सकता है तो वहां से उसको उठाकर उसको ट्रांसफॉर्म किया सबको कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया फिर उसी डेटा को अपन ने क्या कर दिया लोड कर दिया दोबारा से डेटा वेयरहाउस में पहली स्टेज में क्या होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट किया सेकेंड स्टेज में जो आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया वो कहाँ रखते हो एक बार टेम्परेरी जगह पे रखते हो उस टेम्परेरी जगह का नाम क्या है स्टाइलिंग एरिया जहां डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है ट्रांसफॉर्म मतलब क्लीनिंग अगर उसमें कोई खराबी है तो हटा दो सॉर्ट कर दोगे फिल्टरिंग कर दोगे जो भी आपको करना है जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं फाइनल स्टेज में जो ट्रांसफॉर्म डेटा है उसको आप लोड कर देते हो दोबारा से डेटा वेयरहाउस में डाल देते हो जो खुद अपने आप में एक डेटाबेस है वहां पे डेटा क्यों डाला जाता है ताकि उसको स्टोर करके रख सके और उस डेटा को अपन एनालाइज करवा सके तो जब डेटा डेटा वेयरहाउस में डाला जाता है उसके लिए एक प्रोसेस काम में लिया जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों ETL दैट इज एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड एक्सट्रैक्शन मतलब एक या एक से ज्यादा डेटाबेस से डेटा उठाओ ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है कि उसको एक बार टेम्परेरी जगह पे रखो उसका नाम स्टाइलिंग एरिया है फिर आप उसमें क्लीनिंग कर दो फिल्ट्रेशन कर दो सॉर्टिंग कर दो जो करना है अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट को ट्रांसफॉर्म कर दो थर्ड स्टेज क्या है लोडिंग की जो ट्रांसफॉर्म डेटा है उसको आप डेटा वेयरहाउस में डाल दो जो खुद एक डेटाबेस है जहां डेटा स्टोर किया जाता है डेटा को एनालाइज किया जाता है कोई भी डेटा वेयरहाउस होता है उसको ये चार क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं हर एक डेटा वेयरहाउस नॉन ऑपरेशनल डेटा को काम मिलेगा नॉन ऑपरेशनल मतलब जो अभी वर्किंग है नॉन ऑपरेशनल मतलब जो वर्किंग नहीं है मतलब जो डेटाबेस में से डेटा उठा के रखा जा रहा है वो बच्चों कॉपी पेस्ट हो रहा है वो कट पेस्ट नहीं होगा एक्चुअल डेटा जो चल रहा है वो वहां चलेगा उसी की कॉपी उठाकर डेटा वेयरहाउस में रखी जाती है ताकि जो काम चल रहा है उसमें कोई रुकावट ना आए उसमें कोई दिक्कत ना आए तो नॉन ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है डेटा की कॉपी रखी जाती है एक्चुअल डेटा नहीं रखा जाता कॉपी ऑफ द डेटा एक्टिव डेटाबेसेस में रखा जाता है यहाँ पे डेटा वेयरहाउस में तो यहाँ पे ताकि उनकी कोई भी शेड्यूलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो एक्चुअल डेटा नहीं रखेंगे उसकी कॉपी उठाकर अपन डेटा वेयरहाउस में रखते हैं डेटा इज टाइम वेरिएंट जब डेटा उठाकर रखा जाता है उसके साथ उसका टाइम लिखा हुआ आता है
जैसे बहुत सारे कैमरास होते हैं, जब वो फोटोज क्लिक करते हैं तो उसमें टाइम आ जाता है कि आपने 12 बजे की, 12:01 की, 2 बजे की, 3 बजे की, टाइम आ जाता है। तो टाइम स्टैम्प से क्या होता है, अपन कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट्स आ जाती हैं तो कंपैरिजन कर सकते हो, 2 महीने पहले मेरी ये फोटो आ रही थी, 2 महीने बाद मेरी ये फोटो आ रही है। तो जो भी डेटा आप लोड करते हो टाइम स्टैम्प के साथ लोड किया जाता है, ताकि उसमें कंपैरिजन आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसका क्राइटेरिया, दैट इज डेटा शुड बी स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब जो मैंने आपको DDMM वाईफाई का जो एग्जांपल दिया कि हर एक डेटाबेस का कीपिंग और फॉर्मेट डेटा अलग अलग तरीके का तरीका होता है डेटा को रखने का, फॉर्मेट रखने का। तो सबको कॉमन फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर कर ही डेटा वेयरहाउस में डाला जाता है। ऐसे डेटा वेयरहाउस में डेटा नहीं डाला जाता। तो जनरली डेटा जो है वो अलग अलग सोर्सेस से आता है और सबका अपने डेफिनेशन है, सबके अपने यूनिट्स है, सबके अपने रूल्स हैं, डेटा को रखने के सबके अपने तरीके हैं। जैसे एग्जाम्पल DDMM वाई वाई, कोई वाई वाई MMDD में रखता है, तो यहाँ पे सबका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, सब लोग उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेट को कन्वर्ट किया जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोर्थ क्राइटेरिया है कि डेटा वेयरहाउस में दो प्राइमरी स्कूल्स ऑफ थॉट काम में ली जाती है डिजाइन करने के लिए डेटा वेयरहाउस को, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। बॉटम अप में क्या होता है, आप सबसे पहले छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बनाते हैं। डेटा मार्ट इज ऑल्सो अ डेटा वेयरहाउस, जो छोटा डेटा वेयरहाउस है जिसमें थोड़ा डेटा रखा जा सकता है। मतलब पहले आप डिपार्टमेंट वाइज डेटा वेयरहाउस बना रहे हो, फाइनेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग, सेल्स का अलग और अकाउंट्स का अलग। फिर वो बनने के बाद आप उनको कंबाइन कर एक बड़ा डेटा वेयरहाउस बना देते हो। तो बॉटम अप में पहले छोटे छोटे मार्ट्स बनाओ, फिर उनको कंबाइन कर बड़ा डेटा वेयरहाउस बना दो। टॉप डाउन अप्रोच क्या कहती है, पहले बड़ा एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेटा वेयरहाउस बना दो। पहले आप बड़ा डेटा वेयरहाउस बना दो, फिर आपको जैसी जैसी जरूरत है वैसे वैसे उसको छोटे छोटे मार्ट्स में आप कन्वर्ट करते। तो ये 4 क्राइटेरिया होते हैं आपके डेटा वेयरहाउस के, 4 क्राइटेरिया होते हैं। डिजाइन करते हो तो अपन को इन चारों को ध्यान रखना है क्या क्या। पहला क्राइटेरिया क्या था, इट यूजेस नॉन ऑपरेशनल डेटा। मतलब जो डेटा रखा जा रहा है उसकी कॉपी रखी जा रही है, जो एक्चुअली डे टू डे वर्किंग डेटाबेस है उसकी कॉपी उठाकर वहां से रखी जाती है। एक्चुअल डेटा कभी भी उठाकर डेटा वेयरहाउस में नहीं रखा जाता। सेकंड क्या है, टाइम वेरिएंट, कि जब भी डेटा उठा के रखा जाएगा तो टाइम स्टैम्प जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ टाइम मेंशन होता है, ताकि उनके बीच में अगर कंपैरिजन करना हो तो आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। थर्ड क्या है, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अलग अलग जगह से डेटा उठाते हैं तो सबका फॉर्मेट ऑफ कीपिंग डेटा अलग अलग होता है, तो सबका सेम फॉर्मेट होना चाहिए। एग्जाम्पल अपन डेट का बताकर आ सकते हैं। और इसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ETL, दैट इज एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड। फोर्थ है, यहाँ पे दो प्राइमरी स्कूल्स ऑफ थॉट्स काम में लिया जाता है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। बॉटम अप में पहले छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बनाओ, फिर बड़ा सारा डेटा वेयरहाउस बनाओ। और टॉप डाउन के अंदर पहले बड़ा डेटा वेयरहाउस बनाओ, फिर छोटे छोटे डेटा मार्ट्स आप। बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, अब डेटा वेयरहाउस के कुछ बेनिफिट्स होते हैं क्या क्या। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डेटा वेयरहाउस फोर्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर अंडरस्टैंड द डेटा, कि हम क्या कलेक्ट कर चुके हैं और अभी तक क्या कलेक्ट नहीं किया है। आप क्या क्या ले चुके हो और क्या क्या आपने कलेक्ट नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों का डेटा इकट्ठा कर रही हूँ, तो मैंने आपसे पूछ लिया आपका नेम, आपका एज, आपकी ब्लड ग्रुप, ये सब मैंने पूछ लिया। मैंने आपसे आपके अकाउंट्स के मार्क्स पूछ लिए, एडवांस अकाउंट्स के पूछ लिए, EIS के पूछ लिए, ऑडिट के मार्क्स पूछ लिए। तो क्या कलेक्ट कर चुके हो, ये सब कलेक्ट कर चुकी हूँ, डेटा वेयरहाउस बताएगा। क्या कलेक्ट नहीं किया है, क्या क्या बाकी रह गया, आपके इको के मार्क्स बाकी रह गए, आपके लॉ के मार्क्स बाकी रह गए, और एक और सब्जेक्ट बताओ कॉस्टिंग, आपके कॉस्टिंग के मार्क्स बाकी रह गए। क्योंकि सारा डेटा एक ही जगह पे है तो मुझे पता चल जाएगा क्या तो है मेरे पास और क्या नहीं है। अब जब मेरे पास सब कुछ एक ही जगह पे है, जो नहीं है वो कलेक्ट कर लिया आपने। मेरे को पता था आपके लॉ के, इको के और कॉस्टिंग के मार्क्स नहीं आए, तो मैंने आपसे वो भी पूछ ली। फिर क्या हुआ, सब कुछ सारा एक जगह पे डेटा कलेक्ट कर लिया, तो आप ये देख सकते हो कौन सा डेटा इनकंसिस्टेंट। मेरे को पता था आपका नेम, एज, ब्लड ग्रुप, एड्रेस सब मैंने पूछ लिया, और मेरे को ये पता चल गया मैंने अभी तक लॉ के, इको के और कॉस्टिंग के मार्क्स कलेक्ट नहीं किए।
तो क्या नहीं है, तो वो भी आपने कलेक्ट कर लिया। सेकंड बेनिफिट क्या कहता है कि आपका सब कुछ एक ही जगह तो पता चल जाएगा क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। अब मेरे लिए आपका ब्लड ग्रुप कोई काम का नहीं है, तो क्या कंसिस्टेंट है, क्या इनकंसिस्टेंट है, वो पता चल गया। ब्लड ग्रुप कोई काम का नहीं है, तो उसको हटा दो। सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप लोगों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो वो मेरा कंसिस्टेंट डेटा था। तो जब मुझे ये पता चल गया सारा डेटा एक जगह, तो ये पता चल जाएगा क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, क्या कंसिस्टेंट है, क्या इनकंसिस्टेंट। जब सारा का सारा कंसिस्टेंट डेटा बचेगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट को अपन ने हटा दिया, तो आपके पास क्या बचा, सारा का सारा कंसिस्टेंट डेटा, तो आप वन वर्जन ऑफ ट्रुथ निकाल सकते हैं। अब मैं एग्जैक्टली आपको बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली बता सकती हूँ आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में खराब कर रहे हो, किसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो वन वर्जन ऑफ ट्रुथ आप सबके लिए कह सकते हो, क्योंकि अब जो डेटा है वो सिर्फ काम का डेटा है। तो कंपनी एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स, कंसिस्टेंट मतलब एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स बता सकती है कि मेरी इतनी रेवेन्यू हो रही है, मेरे पास अब एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि जो काम का नहीं था वो तो हटा दिया, अब जो बचा है सिर्फ काम का बचा है, तो उसमें आप अपनी एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं। डेटा वेयरहाउस से आप स्नैपशॉट ऑफ डेटा भी ले सकते हो, स्नैपशॉट मतलब उसकी इमेजेस इमेजेस क्लिक कर कर भी रख सकते हो। तो इससे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ डेटा क्रिएट हो सकता है, जिससे अपन ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड नहीं चल रहा। डेटा warehouse provides tools to combine data which can provide new information and analysis. डेटा वेयरहाउस में इतना सारे डेटा एक जगह पे, तो नई इंफॉर्मेशन और नए एनालिसिस को भी अपन जनरेट कर सकते हैं। तो क्या बेनिफिट्स है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले सारा डेटा आपने कलेक्ट किया, तो पता चल गया क्या कलेक्ट कर लिया और क्या नहीं किया, जो नहीं किया उसको भी कर लो। फिर जब सारा डेटा आ गया, सब कुछ सेंट्रलाइज हुआ, तो क्या पता चल जाएगा क्या कंसिस्टेंट है, क्या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट को हटा दो। फिर जब सिर्फ कंसिस्टेंट डेटा आपके पास बच गया, तो वन वर्जन ऑफ ट्रुथ आप बता सकते हैं। आप एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं, आपकी कितनी सेल्स हो रही है, आपकी कितनी रेवेन्यू हो रही है, और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास काम करते हैं। एंड फोर्थ बेनिफिट क्या था यहाँ पे, स्नैपशॉट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा अपन को मिल सकता है। एंड यहाँ इतने सारे टूल्स कंबाइन किए जाते हैं, तो नई इंफॉर्मेशन, नए ट्रेंड्स को भी आप एनालाइज कर सकते हो। अपन ने अभी तक दो कंसेप्ट पढ़ ली, डेटा के अंदर ही पढ़ रहे हैं, बिग डेटा एंड डेटा वेयरहाउस। नेक्स्ट कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों, डेटा माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैक करना। कोल की माइनिंग होती है, क्या कुछ पढ़ा है उसमें से जो काम की चीज है वो निकाल कर लाना, इस पर माइनिंग। डेटा वेयरहाउस में इतना ह्यूज डेटा पड़ा है, सारा काम का नहीं होता, पर सिर्फ काम के डेटा को अपने लिए निकाल कर लाना, ताकि वो डेटा अपन अपने बिजनेस में काम में ले सके, और उसको देखकर आप कोई डिसीजन ले सको, कोई ट्रेंड्स पैटर्न्स को एनालाइज कर सको, उसे क्या कहते हैं, डेटा माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिग बाजार है, अब बिग बाजार ने 5 साल 10 साल का डेटा देखा डेटा वेयरहाउस में से, डेली की सेल्स देखी, संडे की, मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की, फ्राइडे की, सैटरडे की। अब उसने सेल्स देखकर ये समझा बिग बाजार ने, क्योंकि इतना सारा डेटा उसने एनालाइज किया, तो काम का डेटा निकाल लिया, सिर्फ सेल्स सेल्स निकाल ली, सेल्स निकालकर वो ये समझ पाया कि वेडनेसडे को मेरी सेल्स सबसे कम होती है, वेडनेसडे को सबसे कम लोग सामान खरीदने आते हैं, तो उसने उस चीज को ओवरकम करने के लिए उसने वेडनेसडे को सबसे सस्ता दिन, हफ्ते का सबसे सस्ता दिन डिक्लेयर कर दिया। तो इस चक्कर में लोग वेडनेसडे को शॉपिंग करने आएंगे, बाकी दिन तो आए हैं, तो वेडनेसडे को भी मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। तो इतने सारे डेटा में से अपन ने काम के डेटा को निकाल लिया, और उसके बेसिस पे बिजनेस का कोई डिसीजन लिया, उसे क्या कहते हैं, डेटा माइनिंग। और एग्जांपल्स डेटा माइनिंग के अपन लेते हैं, जैसे सलमान खान है, उसको अपनी मूवी रिलीज करनी है, तो उसको अपनी मूवी कब रिलीज करनी चाहिए, उसने लास्ट 10 years का डेटा देखा, कब मेरी मूवी फ्लॉप हुई, कब मेरी मूवी चली, और कब मेरी मूवी ब्लॉकबस्टर रही, कब मेरी मूवी ने थिएटर्स की लिमिट्स क्रॉस कर दी, कब ऐसा हुआ। तो उसने सारा पैटर्न देखा, समझा, काम का डेटा निकाला, फिर उसने ये समझा कि अगर मैं ईद पे कोई भी मूवी रिलीज करूं तो वो मेरी सुपर हिट जाएगी। तो उसने ये समझकर फिर अब वो कभी भी अपनी मूवी लॉन्च करता है, तो कब करता है, ईद पे करता है। तो ये हो गया आपका डेटा माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल डेटा माइनिंग का, फॉर एग्जाम्पल कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, अब उन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज किया, समझा, तो उन्होंने एक पैटर्न देखा, ट्रेंड देखा कि सैटरडे संडेज को बियर बॉटल्स एंड डायपर्स की सेल बहुत ज्यादा हो। एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को, पहले भी दिया था। तो उन्होंने ये पैटर्न देखा, ये उनको डेटा देखकर समझ में आया कि जब भी वीकेंड्स आते हैं, तो मेरी बियर बॉटल्स और डायपर्स की सेल एक साथ होती है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है।
तो वो क्यों हुआ? क्योंकि सैटरडे संडे लोगों को पार्टीज करनी है और उस टाइम पे वो बच्चों को डायपर पहनाए। तो उन्होंने क्या किया, सैटरडे संडे तो डायपर्स की रेट हाई रखी, तो नहीं किया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया डायपर्स पे। और बाकी वीकडेज पे उन्होंने डायपर्स पे क्या देना शुरू कर दिया, डिस्काउंट देना शुरू। तो डेटा माइनिंग मतलब डेटा वेयरहाउस में इतना सारा डेटा रखा है, उस डेटा में से अपन काम का डेटा निकालते हैं ताकि कोई ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एनालाइज कर सके और उसकी हेल्प से बिजनेस में क्या ले सके, डिसीजंस ले सके। उसे अपन क्या कह देते हैं, डेटा माइनिंग कहते हैं। अब डेटा माइनिंग के मुझे कुछ एग्जांपल्स लिखवाने हैं, एक पेपर पे लिखना शुरू कर दो। ये जो मैंने बोले हैं ये मैं लिखवाऊंगी सारे। डेटा माइनिंग के एग्जांपल्स लिखो। पहला एग्जांपल, टू डिसाइड सबसे सस्ता दिन ऑफ द वीक, ब्रैकेट में बिग बाजार। डिसाइड सबसे सस्ता दिन ऑफ द वीक, ब्रैकेट में बिग बाजार। बिग बाजार। फिर लिखो उसके बाद, एनालाइज डे वाइज सेल। फिर यहाँ पे ऐसा लिख दो जैसा मैं जिस फॉर्मेट में लिख रही हूँ, मंडे सेल, ट्यूसडे सेल, वेनेसडे सेल, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एनालाइज डे बाय सेल, और डे बाय सेल लिख दो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लिख दिया। फिर वेनेसडे के आगे लिखो सबसे कम सेल वेनेसडे को होती है, सबसे कम सेल वेनेसडे को होती है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो वेनेसडे को वीक का सबसे सस्ता दिन डिक्लेयर कर दिया, वेनेसडे को वीक का सबसे सस्ता दिन डिक्लेयर कर दिया। प्रमोट द सेल्स ऑफ वेनेसडे, वेनेसडे को वीक का सबसे सस्ता दिन डिक्लेयर कर दिया, to promote the sales of Wednesday. Next example लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, सैटरडे संडेज, सैटरडे संडे बियर इंक्रीज और डायपर्स इंक्रीज। सैटरडे संडे बियर और फिर इंक्रीज वाला एरो बना दो, डायपर इंक्रीज वाला एरो बना दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, सलमान खान ईद नॉन ईद, सलमान खान ईद नॉन ईद। नेक्स्ट लाइन में लिखो, बिफोर लॉन्चिंग एनीथिंग, बिफोर लॉन्चिंग एनीथिंग we do mining first. नेक्स्ट लाइन में लिखो वेयर हाउस, इस तरीके से लिखना, फिर एरो बना के माइनिंग, फिर एरो बना के ट्रेंड्स, पैटर्न्स, फिर एरो बना के डिसीजन, ऐसा बनाओ। चलो पढ़े हम। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डेटा, डेटा को एनालाइज करना, find the previously unknown trends, patterns and associations to make the decision. अपन डेटा को एनालाइज क्यों करते हैं, ताकि ट्रेंड्स, पैटर्न्स और एसोसिएशंस निकाल सकें जो पहले से आपको नहीं पता थे और उनको देखकर आपको डिसीजन ले सको। ये एग्जांपल दिया माइनिंग का कि बारिश होती है तो शाम को धूप की डिग्री ज्यादा हो जाती है, सो ऑन। ये आपने कैसे पैटर्न निकाला, माइनिंग कर कर आपने ये पैटर्न निकाला। स्टेप्स ऑफ डाटा माइनिंग, ये डायग्राम आपको लर्न करना है।
पहले डेटाबेस में से डेटा सेलेक्ट कर कर जो टारगेट डेटा होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर कर किस में डाल दिया जाता है, डेटा वेयरहाउस में। उसमें माइनिंग लगाकर पैटर्न्स निकालते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर आप अपनी बिजनेस की नॉलेज को डेवलप कर देते हैं। तो आपसे डेटा माइनिंग के स्टेप्स पूछे जाए तो ये डायग्राम बनाकर आना है। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है आपका डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना मतलब बच्चों इकट्ठा करना। तो यहाँ डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, जहां-जहां से भी डेटा मिल सकता है अलग-अलग सोर्सेस। फ्लैट फाइल्स, रिलेशनल डेटाबेस, वेयरहाउस, जहां से जो भी डेटा मिल सकता है सबको पहले इकट्ठा करो। फिर सेलेक्ट करो। जरूरी नहीं है जो आपने इकट्ठा किया वो सब आपको चाहिए हो। आपको जो चाहिए, आपको जो यूजफुल लगता है, आपको लगता है मुझे इसकी माइनिंग करनी है। आज बिग बाजार ने तो और भी बहुत सारा डेटा रख रखा होगा, सिर्फ सेल्स का डेटा थोड़ी ना, परचेज का भी होगा, कस्टमर्स का भी होगा, उसके स्टॉक आइटम्स का भी डेटा होगा। तो मुझे सिर्फ सेल्स का चाहिए था। पहले डेटा इकट्ठा किया, फिर जो काम का नहीं है उसको हटा दिया, जो काम का उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर जो काम का है उसमें भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, उसकी भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। डेटा जो कलेक्ट किया जरूरी नहीं है वो क्लीन हो, क्या पता उसमें कोई एरर हो, क्या पता उसमें कोई मिसिंग वैल्यू हो, कोई नॉइस हो, कोई इनकंसिस्टेंट डेटा हो। तो आप तो आप अलग-अलग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ों से हटने के लिए अलग-अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं। फिर क्लीनिंग हो गई, नॉइज़, इनकंसिस्टेंट डेटा को हटा दिया, उसके बाद आप क्या करते हो? उस डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। क्लीनिंग के बाद भी अभी डेटा रेडी नहीं है माइनिंग के लिए, उसको पहले ट्रांसफॉर्म करो, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो ताकि उस पे माइनिंग करी जा सके। फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स है लाइक स्मूथिंग, एग्रीगेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। हमें इनका डिटेल में नहीं पढ़ना, हमारे कोर्स में सिर्फ नाम दिया है, हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे। इन टेक्निक्स की हेल्प से डेटा को कन्वर्ट किया जा सकता है, इस फॉर्मेट में लाया जा सकता है ताकि उसकी माइनिंग करी जा सके। फिर उसकी माइनिंग करो। माइनिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आप लगाते हो और फिर उसके ऊपर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को निकालते हो। कौन सी टेक्निक्स लगाते हो माइनिंग के लिए? लाइक क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, एनालिसिस। ये सारी टेक्निक से आप क्या करते हो? डेटा की माइनिंग करते हो और फिर आप पैटर्न्स को इवैल्यूएट करते हो। नेक्स्ट है आपका स्टेप दैट है जो पैटर्न आया उसको इवैल्यूएट करो और नॉलेज में डेवलप करो। ट्रांसफॉर्मेशन, रिडंडेंट पैटर्न्स को हटा दो और जो भी हमने पैटर्न जनरेट किया उसमें जो डुप्लीकेट पैटर्न्स हैं उनको हटा दो और उनको विजुअलाइज एक सही तरीके से दिखाओ। फिर उनको देखकर डिसीजन लो। डिसीजन मेकर जो आपने नॉलेज गैदर की उसको देखकर डिसीजन मेकर डिसीजन ले सकता है। ये सारे स्टेप्स होते हैं आपके डेटा माइनिंग के। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है, अलग-अलग सोर्सेस जहां से भी डेटा मिल सकता है। चैट फाइल्स, रिलेशनल डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, जहां से मिल सकता है सबको इकट्ठा करो। फिर सिलेक्शन, जरूरी नहीं है जो आपने इकट्ठा किया वो सारा काम का है। जो काम का नहीं है उसको हटा दो, जो काम का है उसको सेलेक्ट कर दो। फिर क्लीनिंग, जरूरी नहीं है जो आपने सेलेक्ट किया वो भी साफ सुथरा हो, उसमें कोई एरर्स, नॉइस, इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकता है, मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, वो सब आप हटा दो अलग-अलग टेक्निक्स लगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग के बाद भी अभी भी वो रेडी नहीं है माइनिंग के लिए तो उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो ताकि उस पे माइनिंग करी जा सके। फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स लगाते हो लाइक स्मूथिंग, एडिकेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। देन माइनिंग, अब माइनिंग करेंगे मतलब अपन उस पे टेक्निक्स लगाकर माइनिंग करेंगे और पैटर्न्स को इवैल्यूएट करेंगे। माइनिंग के लिए भी कौन सी टेक्निक्स लगाते हो? क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन एनालिसिस। तो पैटर्न आ गया उसको इवैल्यूएट करो, रिडंडेंट पैटर्न को हटा दो और नॉलेज अपनी क्रिएट करो। फिर आप डिसीजन लो, जो आपने नॉलेज गैदर की उससे आप डिसीजन डिसीजन लेकर उसको देखकर क्या ले पाएगा? अपने डिसीजंस ले। तो ये अपन ने 3 कांसेप्ट्स पढ़ लिए, बिग डेटा, डेटा वेयरहाउस एंड डेटा। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये आप यहाँ से रीड कर लेना, इजी से बच्चों समझ में आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो कल पूछ लेना, पर आपको खुद को पढ़ने। नेक्स्ट अपन कंपोनेंट पढ़ेंगे, लास्ट कंपोनेंट है अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम का। पीपल हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, नेक्स्ट था डेटा हो गया, फोर्थ है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग? दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस अब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही है जो रिमोट लोकेशन पे हैं, एक पास पास नहीं है, दूर दूर है, फिर भी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है। वो किस वजह से होता है? उनके बीच में नेटवर्क है। उसे क्या कह देते हैं? नेटवर्किंग कह देते हैं।
टेलीकम्युनिकेशन या नेटवर्किंग के हेल्प से आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और इनोवेशन आ सकती है। नेटवर्क का मतलब नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं बच्चों? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स एक्सेट्रा। और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होंगे? मॉनिटर्स, एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स, उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू सम चैनल, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। जो भी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है वो शेयर कर पा रही है अपनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को, एक दूसरे से शेयर कर पा रही है। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत सारे डिवाइसेस जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब अगर एक डिवाइस एक दूसरी डिवाइस को कोई भी डेटा सेंड या रिसीव कर पा रही है, दूसरी डिवाइस जो रिमोट लोकेशन पे है, मतलब वो दोनों डिवाइस एक दूसरे से नेटवर्क पे कनेक्ट। जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उनका नाम क्या होता है? नोड हो जाता है। तो नेटवर्क का मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स, उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू सब कम्युनिकेशन चैनल। क्यों कनेक्टेड है? ताकि एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सके। तो उन सारे डिवाइसेस को क्या कहते हैं? वो नेटवर्क पे है। नेटवर्क मतलब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को कोई भी डेटा सेंड या रिसीव कर पा रही है, तो मतलब वो डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड है और उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। नेटवर्क पे डिवाइसेस क्यों कनेक्टेड होते हैं? ताकि वो शेयर कर सकें। आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, आप अपनी वॉइस, अपना डेटा, अपनी इमेज, अपनी साउंड, अपनी वीडियो, आप कुछ भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अपनी रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर। जैसे कि नितिन सर के ऑफिस में एक ही प्रिंटर है पर सारे कंप्यूटर्स उस प्रिंटर से कनेक्टेड हैं, तो रिसोर्सेज भी शेयर करी जा सकती हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन, वॉइस, इमेज, ऑडियो, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो अगर आप नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। Every enterprise needs to manage its information in an appropriate and desired manner. The enterprise must do the following for this. अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से मैनेज करना है तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए क्या जरूरत है, कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको एक्वायर करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर देखो वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, और फिर सॉफ्टवेयर टूल्स दो so that users in the enterprise can access information they require. जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको एक्सेस कर सके, उसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स दो। तो अगर आप ये चाहते हो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से मैनेज होनी चाहिए, उसके लिए पहले आप देखो मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको एक्वायर करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर इसको क्वालिटी की होनी चाहिए और उस पर टूल्स प्रोवाइड करो ताकि यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्सेस कर सके। वैसे तो अलग अलग तरीके के नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे कि लैन। लैन क्या होता है बच्चों? लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क विद इन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क आता है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया जो इंटरनेट होता है, जो आपको कहीं से भी नेटवर्क मिल सकता है। पर यहाँ पे हमें दो तरीके के नेटवर्क बनाए गए हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्ट। पहले मैं समझा देती हूँ, इसमें से पढ़ेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस नेटवर्क का मतलब क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब जितनी भी डिवाइसेस कनेक्शन के टाइम पे प्रेजेंट है वो सब प्रेजेंट होनी चाहिए। जितनी भी डिवाइसेस की नीड है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए वो सब प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पर्सन ए पर्सन बी से कॉल पे बातें करना चाहता है, अभी मत बनाना मैं बनवा दूंगी। पर्सन ए पर्सन बी से फोन पे बातें करना चाहता है, आपके पास जियो का फोन है और उनके पास एयरटेल का फोन। इसके पर्सन ए ने जब कॉल किया तो आपका कॉल कहाँ चला गया? जियो टावर के पास चला गया। जियो टावर से वो कॉल चला गया मेन सर्वर, जो भी टेलीकम्युनिकेशन का मेन सर्वर, सर्वर से वो कॉल चला गया आपका एयरटेल टावर के पास, एयरटेल टावर से वो कॉल चला गया बी के। अगर ए को बी को कॉल करना है, ये कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए, जियो टावर भी, सर्वर भी, एयरटेल टावर भी, ए बी और बी भी। अगर इनमें से एक भी जना बिजी है
तो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है। कई बार आपके पास मैसेज आता है कि जो यूजर है वो बिजी है। यूजर बिजी मतलब जो पर्सन बी है, जियो टावर फ्री था, सर्वर फ्री था, एयरटेल टावर फ्री था, पर पर्सन बी किसी और से बात कर रहा था, तो यूजर भी बिजी है। कई बार आपके पास मैसेज सुनने को मिलता है नेटवर्क बिजी है, ऐसा भी सुनता है ना? नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है तो वो तो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया, या नेटवर्क बिजी है, ऐसा भी कुछ सुनने को मिलता है। नेटवर्क बिजी मतलब जियो टावर बिजी है, या सर्वर बिजी है, या एयरटेल टावर बिजी है। बी तो फ्री था, पर इन तीनों में से कोई बिजी होगा तो उसे क्या कहेंगे? नेटवर्क बिजी। और अगर बी बिजी होगा तो उसे क्या कहेंगे? यूजर बिजी। किसी भी हालत में ए बी को उस टाइम पे कॉल नहीं कर सकता, ए का कॉल बी के पास नहीं जा सकता अगर इनमें से कोई भी बिजी है तो। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जितने भी लोग उस टाइम पे इन्वॉल्व हैं वो सब उस टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस में क्या होता है? कनेक्शन लेस इज जस्ट लाइक अ मैसेज। यहाँ पे अगर बीच में कोई डिवाइस फ्री नहीं भी है तो भी आपका मैसेज ए से बी के पास पहुंच जाएगा। ए ने अपना मैसेज दिया, जियो टावर के पास गया, जियो टावर से सर्वर, सर्वर से एयरटेल टावर, एयरटेल टावर से बी के। फॉर एग्जाम्पल बी वाला बंदा किसी और से फोन पे बात कर रहा है तो भी मेरा मैसेज ए का बी को जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बी वाले बंदे का फोन स्विच ऑफ है तो क्या होता है? सारे मैसेज कहाँ रुक जाएंगे? एयरटेल टावर के पास आकर के। यहाँ तक तो चलेंगे, जियो टावर, सर्वर, एयरटेल टावर। फिर जैसे ही मैंने फोन ऑन किया अभी ने तुरंत बीप 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 होना शुरू हो जाता है, मतलब एयरटेल टावर उसको वो मैसेज भेजना शुरू हो जाता है। तो दोबारा से मैसेज ए के पास नहीं सेंड करता कि अभी बी फ्री नहीं है तो आपका मैसेज वहां नहीं जा सकता, वो दोबारा से उसको नहीं भेजता। तो कनेक्शन लेस नेटवर्क में सारे डिवाइसेस प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क में सारे डिवाइसेस उस टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी हो जाता है। अब मैं डायग्राम बनवा रही हूँ, एक पेपर पे बना लीजिए। बड़ा बन गया।
क्या बच्चों? देखो देखो क्या पढ़े। चलो, दो तरीके के नेटवर्क्स हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन डायरेक्ट। कनेक्शन ओरिएंटेड में कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। अगर डेटा एक्सचेंज करना है तो पहले कनेक्शन होना चाहिए सारे डिवाइसेस के बीच में, जैसे टेलीफोन नेटवर्क। यहाँ एक टेक्निक काम में ली जाती है, उस टेक्निक का नाम है सर्किट स्विचिंग। कनेक्शन लेस में कोई प्रायर कनेक्शन की जरूरत नहीं है। तो डेटा एक्सचेंज है, उसके खुद के पास अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि मेरा कौन रेसिपेंट है, किसके पास मुझे पहुंचना है, मुझे कहाँ कहाँ बीच में रुकना है, कैसे मुझे आगे फर्दर प्रोसीड करना है, सब चीजें मैसेज में ही उसको पता होती है। तो यहाँ प्रायर कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक टेक्निक काम में ली जाती है, उसका नाम है पैकेट स्विचिंग, जो इंटरनेट पे काम लिया जाता है। इसके एडवांटेज, सॉरी, नेटवर्किंग में कुछ इश्यूज आते हैं जिनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहला इश्यू राउटिंग। राउटिंग मतलब पाथ, कौन कैसे कम्युनिकेट करें, सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। बैंडविड्थ का मतलब डेटा कैरिंग कैपेसिटी या स्पीड ऑफ द नेटवर्क, कितनी स्पीड है, कितना डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैरी होगा, दैट इज एमबीपीएस। रेजिडेंसी मतलब बच्चों एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। नेटवर्क के खुद के पास एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एरर आ गया तो छोटी मोटी चीजों को वो खुद सॉल्व कर पाएगा, जैसे कि कोई कनेक्शन फेलियर, लॉस ऑफ डेटा, ये सब वो खुद हैंडल कर सकता है। कंटेंशन मतलब अगर एक से ज्यादा लोग एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं, सब लोग, कंप्यूटर वन भी कह रहा है प्रिंटर चाहिए, कंप्यूटर टू भी कह रहा है मुझे प्रिंटर चाहिए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिसॉल्व करना है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिसॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्वीन के बेसिस पे, जैसे भी आपको सॉल्व करना है वो कर सकते हो। तो ये 5 इश्यूज होते हैं जो नेटवर्किंग में अपन को सॉल्व करने पड़ते हैं। पहला क्या है, राउटिंग। राउटिंग मतलब कैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा पहुंचेगा। बैंडविड्थ मतलब स्पीड ऑफ द नेटवर्क या डेटा कैरिंग कैपेसिटी। रेजिलियंसी मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क की छोटी मोटी एरर्स तो वो खुद ही हैंडल कर पाए। कंटेंशन मतलब अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो उसे वो खुद कैसे सॉल्व करेगा, जैसे अगर बहुत सारी रिसोर्स डिवाइसेस एक ही रिसोर्स को कॉमन टाइम पे एक्सेस करना चाहती है तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बेनिफिट्स हैं नेटवर्किंग के। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेटवर्किंग की हेल्प से जरूरी नहीं है आप सारी इंफॉर्मेशन एक जगह रखो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हो। और जो अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन है, क्या उसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हो। हाँ, सारी डेटा अपन एक जगह देख भी सकते हैं, एक जगह का डेटा मल्टीपल जगह भी देख सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग देता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जोग्राफिकली एंड कहीं से भी प्रोसेस कर सकते हो। जैसे बैंक्स का एग्जांपल लो, बैंक का जो डेटा है, अगर मेरा एसबीआई बैंक का एक मैंने एसबीआई बैंक का अकाउंट झुंझुनू में खुलवाया है, तो क्या बॉम्बे के एसबीआई से मैं मेरा डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि ये क्या है, नेटवर्क से कनेक्टेड और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बैंकिंग में एग्जाम्पल वही है जो मैंने पढ़ा। रिसोर्स शेयरिंग क्या होगा बच्चों, प्रिंटर वाला एग्जाम्पल।
एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर्स एक्सेस कर सकता है, तो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट। रिसोर्स शेयरिंग लाइक प्रिंटर को आप शेयर कर सकते हो, डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। कंप्यूटेशनल पावर, बच्चों अपन ने ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ा था, कुछ याद है? नहीं क्या था? बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर प्रोसेसिंग का काम करते थे, एक अकेला कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो सबकी प्रोसेसिंग स्पीड आप काम में ले रहे हो, सबकी कंप्यूटेशन पावर आप काम में ले रहे हो, सब कुछ नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसीलिए अपन सबकी कंप्यूटेशनल पावर को काम में ले सकते हैं। और जब सबकी कंप्यूटेशनल पावर काम में लोगे तो आपकी जो स्पीड है काम होने की वो ज्यादा होगी या कम? जल्दी काम पूरा हो पाएगा। यहाँ ग्रिड कंप्यूटिंग लिख लेना, कभी नहीं भूलोगे कंप्यूटेशनल पावर को। नेटवर्किंग के हेल्प से कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से आप अपनी कंप्यूटेशन पावर को भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। नेटवर्किंग की हेल्प से भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? अगर इतने सारे एटीएम है, अगर एक एटीएम फेल तो आप दूसरे एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। तो रिलायबल वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। यूजर कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी कर सकते हो। यूजर नेटवर्किंग की हेल्प से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये 5 बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्किंग के। पहला बेनिफिट क्या है बच्चों? नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, की एक इंफॉर्मेशन मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, तो अपन कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। देन रिसोर्स शेयरिंग, कि एक प्रिंटर मल्टीपल कंप्यूटर शेयर साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? कंप्यूटेशन पावर। जब नेटवर्क पे डिवाइसेस कनेक्टेड है तो एक दूसरे के साथ अपनी कंप्यूटेशन पावर को भी शेयर कर सकते हैं, तो इससे उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्या था? रिलायबिलिटी, एक एटीएम फेल तो दूसरे एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। रिलायबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है नेटवर्किंग आपको। नेक्स्ट क्या था? यूजर कम्युनिकेशन। यूजर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है विद हेल्प ऑफ ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, जो भी आपको बोलना होगा बोल सकते। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब नेटवर्किंग ही होता है। टेलीकम्युनिकेशन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को ये कुछ वैल्यूज मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। टाइम कंप्रेशन, टाइम कम लगता है, किसी को किसी से भी बात करनी है जल्दी बात कर सकते हैं। टाइम कंप्रेशन मतलब जल्दी एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजा जा सकता है। टाइम कम। ज्योग्राफिक लिमिटेशन खत्म। अब आप इंडिया में बैठे बैठे 5 मिनट। ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? अब इंडिया में बैठे बैठे, मैं झुंझुनू में बैठे बैठे क्या बॉम्बे के किसी बंदे से बात कर सकती हूँ? मैं क्या नेपाल के किसी बंदे से बात कर सकती हूँ? क्या मैं कनाडा के किसी बंदे से बात कर सकती हूँ? तो ज्योग्राफिक लिमिटेशन खत्म हो गया नेटवर्किंग के से। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी कोने के दूसरे कोने के बंदे से कभी भी बात कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस के रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे हो गए विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। एम्प्लॉयज के साथ और उसके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गए। एम्प्लॉयज के साथ कैसे अच्छे हो गए? अब अगर बॉस को अपने एम्प्लॉय को कुछ भी बोलना है तो पहले उसको फोन करना पड़ता था, फोन की जरूरत नहीं है, मेल डाल दिया, मैसेज छोड़ दिया, व्हाट्सएप छोड़ दिया। अगर एम्प्लॉयज को भी एक दूसरे से बातें करनी है तो फोन की जरूरत नहीं है, वो मेल से एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर को कोई फीडबैक देना है, उसका फीडबैक लेना है, वो भी नेटवर्किंग के हेल्प से आसानी से कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे हो। आया समझ में? तो नेटवर्किंग की हेल्प से आपको ये 3 यहाँ पे लिख लेना, रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, ये लिख लेना। तो यहाँ पे अपन ने 3 वैल्यूज, टेलीकम्युनिकेशन की हेल्प से 3 बेनिफिट्स, 3 वैल्यूज आपको मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिले? टाइम कंप्रेशन, ज्योग्राफिकल, ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन एंड टाइम मतलब रिमोट साइट, कोई भी बंदा कहीं से किसी से भी कभी भी इंटरेक्ट कर सकता है। ज्योग्राफिक मतलब ज्योग्राफिक लिमिटेशन खत्म हो गई, विद द बाउंड्री नहीं, आउटसाइड द बाउंड्री भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड बिजनेस के रिलेशनशिप अच्छे हो गए विद द एम्प्लॉयज एंड विद द कस्टमर्स। आ गया समझ में? ये अपना नेटवर्किंग भी कंप्लीट हो गया। मैंने बताया था इस चैप्टर के अपने 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स, सेकंड पार्ट कंट्रोल्स, थर्ड पार्ट उनकी मॉडल। अपन कंपोनेंट्स आज कंप्लीट कर चुके हैं, शुरू का एक पन्ना बाकी है जो मैं करवा दूंगी।
कल से अपन इसके कंपोनेंट से स्टार्ट कर देंगे, कंट्रोल्स, फिर कंट्रोल्स के बाद उनकी अपन ऑडिट शुरू है। तो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया स्टार्ट चैप्टर। मैं कल आप लोगों से सुनूंगी जो आज पढ़ाया वो भी, और जो कल पढ़ाया था वो भी, दोनों दिन का मैंने सुना नहीं है, तो दोनों दिन का मैं मतलब डेटा क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस में उसके रिलेशनल और वो सब चारों मॉडल्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बिग डेटा, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग एंड सो ऑन, जो वहां से यहाँ तक का, ठीक है।